एक बार और स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम लोग केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन खत्म कर चुके हैं। केमिस्ट्री क्लास 10 का सबसे पहला चैप्टर था केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। हम लोग 5 लेक्चर्स में इस चैप्टर को पूरे खत्म कर चुके हैं। उसके बाद मैंने रिवीजन के तौर पर आप लोगों को वन शॉट वीडियो बना करके भी दे दिया है, जिसमें हमने सिर्फ 20 मिनट में पूरे के पूरे चैप्टर को रिवाइज किया है। तो ये दोनों सीरीज के बाद आज बारी है कि हमने जो पढ़ा है उससे कुछ क्वेश्चंस किए जाए। और आज मैं जो क्वेश्चंस कराने वाला हूं वो मेनली वो क्वेश्चंस होंगे जो सीबीएसई में पूछे गए हैं। ये पार्ट 1 है वीडियो का। मैं एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें हम लोग क्वेश्चन डिस्कशन कर रहे होंगे इस चैप्टर का, जिसमें हम लोग कंपटीशन लेवल का क्वेश्चन करेंगे, यानी कंपिटेंसी लेवल का क्वेश्चन उसमें हम लोग करेंगे। आज हम लोग मेनली सीबीएसई बोर्ड लेवल का क्वेश्चन करने वाले हैं। तो अगर आप भी ये जानना चाहते हो कि मैंने जो पढ़ा है उसमें से मुझे कितना आता है और मैंने जो पढ़ा है उसमें से किस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप इस वीडियो को देखिए। इस वीडियो में आप सीखेंगे कि किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, किस किस टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं, और अगर सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आ रहे हैं तो हमें उसका आंसर कैसे लिखना है। तो जुड़े रहिएगा लास्ट तक। यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। सो हे गाइस, मेरा नाम है दुर्गानंद कुशवाहा और मैं आपको पढ़ा रहा हूं क्लास 10th के लिए और 9th के लिए साइंस, जिसमें आज मैं क्लास 10th का केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूं, जिसमें हम लोग फर्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन पे हम लोग दिमाग लगाते हैं बिना आपका टाइम बर्बाद किए। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स का कहना था सर थोड़ा सा राइटिंग को सही कीजिए, राइटिंग को सही कीजिए। तो मैंने आज ये डिसाइड किया है कि राइटिंग लिखूंगा तो ढंग से लिखूंगा। ठीक है, तो चलिए ये जो हमारे पास क्वेश्चन है इसमें कह रहा है कि सेलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग अ decomposition reaction in which the source of energy for decomposition is light। ठीक है, क्वेश्चन को थोड़ा सा गौर से समझिए। क्वेश्चन कह रहा है कि ये जो चारों का चारों ऑप्शन है ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, एमसीक्यू है। ठीक है, ये क्वेश्चन में कह रहा है कि आपके पास 4 क्वेश्चन है। ठीक है, और ये चारों का चारों डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जांपल है। ठीक है, तो याद कीजिए मैंने आप लोगों को पढ़ाया है, ठीक है, कि डीकंपोजिशन रिएक्शन 3 प्रकार के हो सकते हैं। यानी कि अगर मुझे किसी भी कंपाउंड को डीकंपोज करना है तो उसका 3 तरीका हो सकता है। ठीक है, ऐसा हो सकता है कि हम लोग उसको हीट के द्वारा तोड़े। ठीक है, ऐसा हो सकता है कि हम लोग उसको लाइट के द्वारा तोड़े। ऐसा हो सकता है कि हम लोग उसको इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा डिकम्पोज करें। ठीक है, यानी कि डिकम्पोजिशन के लिए जो एनर्जी का सोर्स है वो 3 हो सकता है, एक हीट, एक लाइट और दूसरा इलेक्ट्रिसिटी। तो इसमें हमसे पूछ रहा है कि ये चारों का चारों डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, इसमें उसको सेलेक्ट करो जिसमें एनर्जी का सोर्स लाइट है, यानी कि लाइट के द्वारा डिकम्पोजिशन इस चारों में से किसमें होने वाला है। ठीक है, तो इस इक्वेशन को देखिए, इसमें क्या हो रहा है, जो फेरस सल्फेट है उसका डिकम्पोजिशन हो रहा है। तो मैंने आप लोगों को पढ़ाया है कि ये हीट के द्वारा डिकम्पोजिशन होता है। ठीक है, ये जो सेकेंड नंबर है जिसमें वाटर टूट करके हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बना रहा है, ये इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा डिकम्पोजिशन होता है, तो हम ये भी जानते हैं। ठीक है, ये जो हमारा डी नंबर ऑप्शन है CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट टूटता है, तो हम लोग जानते हैं इसके लिए हीट करना पड़ता है। ठीक है, तो अब ये जो हमारा सी ऑप्शन बच गया ये हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, क्योंकि ये 3 तो हमने गलत सेलेक्ट कर लिया। तो ये जो AgBr है, याद कीजिए, आप लोगों को याद होगा। ठीक है, AgBr और AgCl मैंने 2 एग्जांपल लेकर के आप लोगों को समझाया था कि इस दोनों को अगर आपको डिकम्पोज करना है, अगर तोड़ना है, तो इसके लिए लाइट की आवश्यकता है। तो इस तरीके से जो पहला क्वेश्चन हमारा था उसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, हम लोग क्वेश्चन के साथ साथ उसका एक्सप्लेनेशन भी कर लेंगे, टॉपिक को भी समझ लेंगे। ठीक है, चलिए ये जो सेकंड नंबर क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है हमारा, वो कह रहा है, ठीक है, कि आपके पास 4 केसेस हैं। ठीक है, ABCD। अब कह रहा है कि द केसेस इन विच न्यू प्रोडक्ट्स विल फॉर्म आर। ठीक है ना, द केसेस इन विच न्यू प्रोडक्ट्स विल फॉर्म आर। ठीक है, अब हमसे यह क्वेश्चन पूछ रहा है कि देखो भाई साहब ये 4 ऑप्शन है। ठीक है, ये 4 केस है,
हमको ये बताओ कि इसमें से किसमें प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, अगर आप इसको गौर से देखोगे तो यहां पे क्या होने वाला है, ये सभी के सभी रिएक्शन में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होने वाला है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास क्या है, हमारे पास है कैल्शियम सल्फेट और ये रिएक्शन कर रहा है एल्युमिनियम से। ठीक है, तो जब कैल्शियम सल्फेट एल्युमिनियम से रिएक्शन करेगा तो यहां पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होने वाला है। ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है कि जो हाईली रिएक्टिव एलिमेंट है वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देगा और खुद उसके स्थान पर आ जाएगा। लेकिन हमको पता कैसे चलेगा कि कौन हाई रिएक्टिव है और कौन लेस रिएक्टिव है। ठीक है, तो उसके लिए हमने एक सीरीज पढ़ा था और वो सीरीज को इस तरीके से था। ठीक है ना, इस तरीके से था। ठीक है, चलिए इस सीरीज को अगर आप देखोगे तो हमें यह समझ में आ रहा है कि ये जो कैल्शियम है ये ज्यादा रिएक्टिव है इन द कंपैरिजन ऑफ एल्युमिनियम, यानी कि एल्युमिनियम लेस रिएक्टिव है और कैल्शियम क्या है, ज्यादा रिएक्टिव है। तो ये जो एल्युमिनियम है ये कैल्शियम को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, यानी कि यहां पे नो रिएक्शन होने वाला है, यानी कि नो प्रोडक्ट, यहां पे कोई प्रोडक्ट बनने वाला नहीं है। मैंने आपको पढ़ाया है। ठीक है, अगर हम सेकेंड नंबर का बात करें तो कॉपर सल्फेट है। ठीक है ना, कॉपर सल्फेट है, तो आप लोगों को याद होगा अगर ये सीरीज, तो देखिए कॉपर सल्फेट और मतलब कैल्शियम है, तो कैल्शियम तो बहुत ऊपर है लेकिन कॉपर बहुत नीचे होता है। ठीक है ना, तो इस तरीके से ये जो कैल्शियम है ये कॉपर को इजिली डिस्प्लेस कर सकता है और जब डिस्प्लेस करेगा तो यहां पर कंपाउंड बनेगा CaSO4 और फिर ये कॉपर क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। तो ये जो बी है इसमें प्रोडक्ट बन सकता है। ठीक है, अगर हम सी का बात करें, ठीक है, तो हमारे पास आयरन है और कॉपर है। अगर आप इस पूरे के पूरे लिस्ट को देखोगे, ठीक है, तो आयरन क्या आता है ऊपर में, ठीक है, लेकिन जो कॉपर है वो आयरन से नीचे आता है, यानी कि आयरन के तुलना में कॉपर क्या है, लेस रिएक्टिव है। तो इस तरीके से ये जो कॉपर है आयरन को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा और यहां भी कोई प्रोडक्ट बनने वाला नहीं है, यानी कि यहां पर भी कोई रिएक्शन होने वाला नहीं है। ठीक है, अगर हम डी का बात करें तो हमारे पास जिंक है और Mg है। ठीक है ना, तो आप देख सकते हैं Mg हमारे पास ऊपर है लेकिन जिंक क्या है, नीचे है, यानी कि Mg ज्यादा रिएक्टिव है तो Mg इजिली जिंक को डिस्प्लेस कर सकता है और यहां पर बन जाएगा कंपाउंड MgSO4 और ये जिंक अकेला रह जाएगा। तो हमसे क्वेश्चन पूछ रहा था कि भाई इस चारों में से ऐसा कौन सा केस है जिसमें प्रोडक्ट बनेगा, तो वो कौन सा है, एक बी है और डी है, एक बी है और एक डी है, तो आप सेलेक्ट कीजिए। ठीक है, तो ये जो हमारा है बी एंड डी, ये हमारा क्या है, सही आंसर है। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से किस तरीके का क्वेश्चन पूछ रहा है और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से अगर क्वेश्चन पूछ रहा है तो ये आपसे तभी बनने वाला है जब आपको ये पूरा का पूरा रिएक्टिविटी सीरीज याद है, तो इसको याद रखना है। ठीक है, चलिए हम लोग अब अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन कह रहा है कि भाई साहब तुम्हारे पास एक रिएक्शन है। ठीक है, एक रिएक्शन है और वो रिएक्शन क्या है, हमारे पास H2S है। ठीक है, और ये रिएक्शन कर रहा है SO2 के साथ। जब ये SO2 के साथ रिएक्शन करता है तो बनता है H2O और S बनता है, यानी कि सल्फर बनता है। ठीक है, चलिए अगर इस रिएक्शन को हम देखें तो थोड़ा थोड़ा आइडिया तो लग रहा है कि भाई ये रिडॉक्स रिएक्शन है। ठीक है ना, ये रिडॉक्स रिएक्शन है। अगर आप लोग पढ़े होंगे तो आपको थोड़ा थोड़ा सा दिमाग में आ गया होगा, नहीं आया है चलिए मैं समझाता हूं। ठीक है, यहां पर देखिए ये है H2S, ठीक है ना, और ये जो H2S है ये बाद में देखिए ये सल्फर अकेला बचा हुआ है। ठीक है, इसका मतलब हुआ कि H2S में से हाइड्रोजन निकल गया है। ठीक है ना, यानी कि यहां पर क्या हुआ है, यहां पे रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हुआ है। ठीक है ना, हाइड्रोजन का क्या हो गया है, रिमूवल, और जब हाइड्रोजन का रिमूवल होता है तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, ऑक्सीडेशन बोलते हैं। ये बात याद रखना है, यानी कि अगर किसी में से हाइड्रोजन निकल जाए, अगर किसी में से हाइड्रोजन निकल जाए तो हम लोग बोलते हैं उसको ऑक्सीडेशन बोलते हैं। यानी कि हम ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है, कि H2S का क्या हो रहा है, H2S का ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है ना, हम क्या बोल सकते हैं, H2S का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। ये बात याद रखना है। ठीक है, H2S का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, और मैंने आपको यह भी बताया हुआ है कि जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा होता है, ठीक है, हम लोग उसको बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। क्या बोलते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट, यानी कि जिसका खुद का ऑक्सीडेशन होगा वो क्या होगा, वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा। यानी कि इसका खुद का तो ऑक्सीडेशन हो रहा है लेकिन ये दूसरे को रिड्यूस करेगा। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। उसी तरीके से अगर हम SO2 का बात करें, ठीक है ना, अगर हम SO2 का बात करें, ठीक है, तो यहां से क्या हुआ है, देखिए ये जो SO2 है, ठीक है, यहां से क्या हुआ है, ऑक्सीजन निकल गया है। क्या हो गया है,
ऑक्सीजन निकल गया है, और जब ऑक्सीजन निकल जाता है यानी कि यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे हो रहा है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। और जब ऑक्सीजन का रिमूवल होता है तब हम लोग क्या बोलते हैं कि यहां पे रिडक्शन हुआ। ठीक है, यानी कि SO2 का क्या हो रहा है, SO2 का रिडक्शन हो रहा है, ये बात याद रखना है। ठीक है, SO2 का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, SO2 का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, तो और जिसका रिडक्शन होता है उस वो क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ये बात याद रखना है। ठीक है, जिसका रिडक्शन होता है वो क्या होगा, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। ठीक है, तो अगर इस तरीके से हम अपना देखें तो हमें क्या पता चल रहा है कि H2S इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, नहीं नहीं ये गलत है। ठीक है, H2S इज रिड्यूसिंग एजेंट, ये कह रहा है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो ऑप्शन ए गलती हो गया। ऑप्शन बी क्या कह रहा है, H2S इज रिड्यूस्ड टू सल्फर, ये जो H2S है ये रिड्यूस हो रहा है सल्फर में, ये रिड्यूस हो रहा है सल्फर में, ये रिड्यूस हो रहा है सल्फर में, नहीं ये ऑक्सीडाइज हो रहा है, यानी कि इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और सल्फर बन रहा है, तो ये भी क्या है, रॉन्ग है। ठीक है, सी क्या कह रहा है कि SO2 इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, SO2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, सही बात है। ठीक है ना, एंड H2S इज रिड्यूसिंग एजेंट, H2S इज रिड्यूसिंग एजेंट, बिल्कुल ठीक है, तो ये क्या है, सी सही है। डी क्या कह रहा है, SO2 इज ऑक्सीडाइज्ड टू सल्फर, यानी कि SO2 सल्फर में ऑक्सीडाइज हो रहा है, नहीं रिड्यूस हो रहा है, इसका रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, यानी कि इस तरीके से हमारा डी भी क्या है, गलत आंसर है। ठीक है, तो आप समझ पाए होंगे कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है और मैंने किस तरीके से बनाया, और आपको मैंने ये सारा का सारा चीज पढ़ाया हुआ है। आप जाकर के पूरा लेक्चर देखिए, मात्र 5 लेक्चर देखना है और कुछ नहीं देखना है। अगर आप 5 लेक्चर देख लिए ना तो एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होने वाला है। ठीक है, चाहे आप कॉम्पिटेंसी लेवल का सोल्व करो, चाहे आप CBSE बोर्ड का क्वेश्चन सोल्व करो। ठीक है, चलिए ये हो गया। अब हम क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब ये जो हमारा क्वेश्चन है अगला, ठीक है, ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन। ठीक है, ये जो नीचे दिया हुआ केमिकल इक्वेशन है इसको आप देख लो। अब कह रहा है कि जब इसको हम बैलेंस करेंगे तो बताओ ABCD के जगह पे क्या आएगा। ठीक है, यानी कि हमारे पास है Al2O3, ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या है, HCl है। ठीक है, और ये दोनों रिएक्ट करके बना रहा है AlCl3। ठीक है, उसके बाद बन रहा है हमारे पास H2O। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो रहा है, ये हमारे पास रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, अब हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है, हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि देखो इसको बैलेंस करो। ठीक है, और बैलेंस करेंगे तो ये A है और ये B है, ये C है, D है, तो ABCD का वैल्यू क्या होगा। चलिए हम लोग बैलेंस करते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे 2 एल्युमिनियम है लेकिन यहाँ पर एक ही एल्युमिनियम है, तो 2 करना है तो पीछे में हमने क्या लगा दिया, 2। ठीक है, पीछे में हमने क्या किया, 2 लगा दिया। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे हम लोग 2 लिख देते हैं। ठीक है, जब एल्युमिनियम के पीछे हम लोग 2 लिखते हैं, ठीक है, तो एल्युमिनियम तो 2 हो गया, यहाँ भी 2 हो गया, लेकिन यहाँ से क्लोरीन 6 हो गया। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्लोरीन कितना है, क्लोरीन एक ही है, तो इसके पीछे में क्या लगाना पड़ेगा, 6 लगाना पड़ेगा, तो क्लोरीन भी 6 हो गया। जब क्लोरीन 6 हो गया तो देखिए हाइड्रोजन भी 6 हो गया। ठीक है ना, तो हाइड्रोजन को 6 करने के लिए यहाँ पे 3 लगाना पड़ेगा। अब ऑक्सीजन 3 हो गया, तो ऑक्सीजन तो ऑलरेडी 3 है। ठीक है ना, तो आप देखिए जब आपने बैलेंस किया तो आपको क्या पता चला, A के बदले 1 है, ठीक है, B के बदले 6 है, C के बदले 2 है और D के बदले क्या है, 3 है, यानी 1623, 1623। ठीक है, 1623, देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है, 1623, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है ना, तो कुछ नहीं करना था, बैलेंस करना था। तो बैलेंसिंग का मैंने आपको अच्छा ट्रिक सिखाया है, मैंने 2 मेथड बताया था। जैसे मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे दिमाग लगा करके बनाया है, अगर आपका ये दिमाग यहाँ पर नहीं काम करता है तो आप अलजेब्रिक मेथड से भी इसको सोल्व कर सकते हो। ठीक है, चलिए हम लोग अपना अगला क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। ठीक है, ये जो हमारा क्वेश्चन है ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि भाई 4 ऑप्शंस है, यानी 4 रिएक्शन है, कह रहा है कि इसमें कोई 3 सेम है। ठीक है ना, मतलब 3 सेम है, एक है जो तीनों से डिफरेंट है, वो कौन है बता दो हमको। ठीक है, क्वेश्चन में ये कह रहा है, क्वेश्चन को आप गौर से पढ़िए। ठीक है ना, कि फॉलोइंग रिएक्शंस में कौन डिफरेंट है रिमेनिंग 3 से, यानी कि जो 3 है वो सेम होगा, एक होगा जो तीनों से अलग होगा, वो कौन है। ठीक है, चलिए थोड़ा सा जानने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो अगर आप ऑप्शन ए को देखोगे तो यहाँ पे क्या हो रहा है, NaCl और AgNO3, जब प्रोडक्ट बन रहा है तो ये क्या कर रहा है, अपने आयंस का एक्सचेंज कर रहा है। ठीक है, यानी Ag के साथ Cl आ रहा है और Na के साथ क्या आ रहा है, NO3 आ रहा है। ठीक है, यानी कि ये क्या है, ये है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है ना, यानी कि DD है ये। ठीक है, DDR मतलब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अगर हम बी को देखें तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे देखिए CaO और H2O मिलकर COS का हॉल्ट वाइज बना रहा है, यानी कि यहाँ पे 2 लोग मिलकर एक लोग बना रहा है, तो ये है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, यानी कि CR कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है,
सी ऑप्शन देखिए तो यहां भी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रहा है, आप लोग समझ पा रहे होंगे, ठीक है, यानी कि DDR ये भी है। ऑप्शन डी में भी वही कहानी है, ZnCl2 है, H2S है, यहां भी क्या हो रहा है, आयन का एक्सचेंज हो रहा है, और ये भी क्या है, DDR है, यानी कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। तो आप देखिए ये जो तीन लोग है डबल डिस्प्लेसमेंट है, एक है जो तीनों से क्या है, डिफरेंट है, और वो कौन है, ऑप्शन बी, ठीक है, जो कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं है बल्कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, ठीक है। तो ऑप्शन बी ये तीनों से क्या है, डिफरेंट है। तो ये भी हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, सोल्व हो गया। चलिए ठीक है, अब ये जो हमारा क्वेश्चन है ना, ये सब्जेक्टिव टाइप है, ठीक है, ये सब्जेक्टिव टाइप है। अभी तक हम लोग एमसीक्यू कर रहे थे, ये सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन क्या कर रहा है, नेम द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इन विच कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट्स विथ वाटर, ठीक है। इसमें सबसे पहले हम इसी बात पे मतलब बात कर लेते हैं, इसी सेंटेंस के बारे में बात करते हैं। ये क्या कर रहा है कि भाई साहब उस केमिकल रिएक्शन का नाम बताओ जिसमें कैल्शियम ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्शन करता है, ठीक है। तो देखिए हम लोग जानते हैं कि भाई साहब अगर हमारे पास कैल्शियम ऑक्साइड है, ठीक है, हमारे पास क्या है, हमारे पास कैल्शियम ऑक्साइड है, और अगर ये वाटर के साथ रिएक्शन करता है, तो कंपाउंड बनता है सेलेक्ट लाइम, ठीक है ना, या इसको हम बोल सकते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो यहां पर क्या बनता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, ठीक है ना। तो ये तो हम जान रहे हैं क्या बनता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। तो हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि इस रिएक्शन का नाम बता दो, ठीक है। तो देखिए ये दो रिएक्शन हो सकते हैं, अगर मान लीजिए कि हमें रिएक्शन का नाम पता करना है, ठीक है ना, यानी कि अगर इस रिएक्शन का हमें नेम पता करना है, नेम ऑफ रिएक्शन अगर हमें पता करना है, तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, ठीक है। बात नंबर एक, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, ठीक है ना। कौन सा रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, क्योंकि यहाँ पे दो लोग मिलकर एक बना रहा है। और आप ये भी जानते हैं कि जब कैल्शियम ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्शन करता है, ठीक है, तो बहुत ही बड़ी मात्रा में हीट बनता है, ठीक है, यानी कि ठीक है ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन तो है ही, साथ ही साथ ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी हो सकता है, यानी कि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी है। तो ये बात आप लोग को याद रखना है। तो जब पूछ रहा है कि रिएक्शन का नाम बता दो, तो आप दोनों में से कुछ भी बोल सकते हो, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि जस्टिफाई योर आंसर बाय गिविंग अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब कह रहा है, ठीक है, कि मान लो कि तुम ये कह रहे हो तो इसका तुम केमिकल इक्वेशन दो, या नहीं तुम अगर ये कह रहे हो तो तुम क्या करो, इसका केमिकल इक्वेशन दो। तो हम दोनों का दे देते हैं, आप अपने हिसाब से दीजिएगा, ठीक है। अगर मान लीजिए कि आपका आंसर कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, ठीक है, अगर आप कह रहे हो कि भाई ये जो रिएक्शन है इसका नाम है कॉम्बिनेशन, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको क्या ले लेना है, कैल्शियम ऑक्साइड ले लेना है, CaO, ये सॉलिड होता है, ठीक है। उसके बाद ये वाटर के साथ रिएक्शन करेगा, और वाटर क्या होता है, लिक्विड होता है। जब ये रिएक्ट करेगा, जब ये क्या करेगा, रिएक्ट करेगा, तो क्या बनने वाला है, CaOH का हॉल्ट वाइज बनने वाला है, और ये एक्व सोल्यूशन होगा, ठीक है। ये बात याद रखना है। तो यहाँ पे हमें नाम वगैरह सब लिख देना है, ठीक है। हम यहाँ पे लिख देंगे कि भैया ये कैल्शियम ऑक्साइड है, क्या है ये, कैल्शियम ऑक्साइड है, ठीक है। और ये क्या है, ये है सेलेक्ट लाइम, ठीक है, ये क्या है, ये सेलेक्ट लाइम है, या इसी को हम लोग बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए कि आपका आंसर ये नहीं है, ठीक है, आप कह रहे हो कि नहीं भैया ये तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, हम कॉम्बिनेशन क्यों बोले, ठीक है, एक मिनट, ठीक है, कि हम क्यों बोले। तो अगर मान लीजिए कि आप इसका आंसर क्या दे रहे हो, अगर आप, ठीक है, अगर आप इसका आंसर चलिए ठीक है, अगर मान लीजिए कि आप इसका आंसर क्या दे रहे हो, अगर आप इसका आंसर दे रहे हो एक्सोथर्मिक, तो अब कैसे करना है, तो एक्सोथर्मिक जब हम लोग कहेंगे, ठीक है, जैसे मान लीजिए कि हम कह रहे हैं कि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है, हम क्या कह रहे हैं कि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो अगर ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो इसमें कुछ नहीं करना है, सब कुछ सेम होगा, CaO सॉलिड रहेगा, H2O लिक्विड रहेगा, ठीक है। और जब ये रिएक्ट करेगा, जब ये क्या करेगा, रिएक्ट करेगा, तो CaOH का हॉल्ट वाइज बनाएगा जो कि एक्व सॉल्यूशन होगा। बस ये एक्सोथर्मिक है, तो आपको प्रोडक्ट के साथ प्लस में क्या लिख देना है, हीट लिख देना है, हो गया, इतना ही काम करना है, दोनों में इतना ही डिफरेंस है। तो अगर आप कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल दोगे तो आपको इस तरीके से ये इक्वेशन लिखना है। अगर आप कहोगे कि एक्सोथर्मिक है तो आपको इस तरीके बस प्लस में हीट लिखना है, यानी कि एक्सोथर्मिक है तो आप इक्वेशन एक्सोथर्मिक वाला ही लिखोगे। चलिए, तो मेरे विचार से आप लोग ये समझ में आ गया होगा। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है, ठीक है, तो ये पूछता है CBSE, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है
राइट वन केमिकल इक्वेशन इच फॉर द केमिकल रिएक्शन इन विच फॉलोइंग हैव टेकन। ठीक है, अब क्या कह रहा है, देखो ये तीनों जिस जिस रिएक्शन में हो रहा है उसका एक एक एग्जांपल दो और उसका इक्वेशन लिखो। ठीक है, ये क्वेश्चन कह रहा है। ठीक है ना, यानी कि इस तीनों का मतलब ऐसे केमिकल इक्वेशन को लिखो, ठीक है ना, जिसमें कलर में चेंज हो रहा होगा, जिसमें टेम्परेचर में चेंज हो रहा होगा, और जिसमें क्या बन रहा होगा, प्रेसिपिटेट बन रहा होगा। ठीक है ना, तो हम ये काम कर लेते हैं। ठीक है, और काम जब हम ये कर लेते हैं तो हम क्या करते हैं, पहले इसको छोटा कर लेते हैं ताकि हमारा इसमें अट जाए। ठीक है ना, यानी कि इसी में हम लोग क्या कर पाए, लिख पाए। एक मिनट यार, ठीक है चलिए, तो ये समझ से थोड़ा सा बाहर है, इसको धीरे धीरे सीखना पड़ेगा। चलिए ठीक है, हम लोग बात करते हैं। ठीक है, तो ऐसे केमिकल इक्वेशन को लिखना है जिसमें क्या हो रहा होगा, कलर में चेंज हो रहा होगा। ठीक है ना, और फिर नीचे में क्या करना है आपको मालूम है कि अगर कलर वगैरह में चेंज हो रहा है उसको आपको लिखना भी है कि भाई कौन से कलर में कौन से कलर में कन्वर्ट हो गया। अगर प्रेसिपिटेट बन रहा है तो ये भी लिखना है। ठीक है, लिखना भी है। तो चलिए चेंज इन कलर का बात कर लेते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि मेरे पास क्या है, मेरे पास कॉपर सल्फेट है। ठीक है, मेरे पास क्या है, कॉपर सल्फेट है। तो कॉपर सल्फेट का कलर कैसा होता है, ब्लू। हम लोग ये जानते हैं कॉपर सल्फेट कैसा होता है, ब्लू। जब आप इसमें मान लो कि डालोगे आयरन, ठीक है, इसमें क्या डालोगे, आयरन, तो यहां पर क्या होगा, ये रिएक्शन करके बना देगा FeSO4 और ये कॉपर अलग हो जाएगा। अब ये जो FeSO4 है ये ग्रीन कलर का होता है। ठीक है ना, तो ये जो रिएक्शन है यह एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें कलर में चेंज हो रहा हो, कलर में चेंज हो रहा है, और हम उसमें क्या कर दिए, इक्वेशन लिख दिए। अब देखिए इसमें ये भी लिख देना है, ये एक्व सोल्यूशन है, ये सॉलिड है, ये भी एक्व सोल्यूशन है, ये सॉलिड है। ठीक है, इस तरीके से आप लिख दोगे तो थोड़ा सा इक्वेशन ज्यादा अच्छा लगेगा देखने में। ठीक है, इक्वेशन के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलेगा तो वो ज्यादा बेटर रहेगा, तो आप ये सारा चीज लिख दोगे। ठीक है ना, चलिए मैं आपके लिए लिख ही देता हूं, क्यों कहोगे कि सर बस आप बोल के छोड़ दिए। ठीक है ना, तो चलिए कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट का एक्व सोल्यूशन ले लो। ठीक है, इसका कलर कैसा होता है, ब्लू होता है। जब आप इसमें आयरन का रॉड डालोगे, ठीक है, तो ये रिएक्शन करके बना देगा FeSO4, ये एक्व सोल्यूशन होगा और इसका कलर होता है ग्रीन। ठीक है, और ये जो कॉपर है ये अकेला बच जाएगा। ठीक है ना, तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि इसमें कलर में चेंज हो रहा होगा, हो रहा है, और हम क्या कर दिए, इक्वेशन भी लिख दिए। ठीक है, चलिए सेकंड नंबर है ऐसा जिसमें टेम्परेचर में चेंज हो रहा है। अब टेम्परेचर बढ़ भी सकता है घट भी सकता है, हमको एक ही लिखना है। ठीक है, तो आप घटने बढ़ने जो आपको याद है लिख दीजिए। ठीक है, तो मान लीजिए कि मैं लिख देता हूं कि मेरे पास क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड है, CaO है। ठीक है, ये सॉलिड है। अगर ये वाटर के साथ रिएक्शन करता है, ठीक है ना, यानी लिक्विड वाटर के साथ रिएक्शन करता है तो ये बनाएगा क्या, CaOH का होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का एक्व सोल्यूशन बनाएगा, साथ ही साथ ये हीट बनाएगा। ठीक है, जिसके कारण इसका टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ेगा। तो देखिए ये लिख दिए हम लोग। ठीक है, यही इक्वेशन लिखना है। थर्ड जो कह रहा है, ठीक है, थर्ड कह रहा है कि भाई ऐसा बताओ जिसमें प्रेसिपिटेट बनता है। तो प्रेसिपिटेट हम लोग जानते हैं, ठीक है ना, कि मान लीजिए मेरे पास एक लीड नाइट्रेट था। ठीक है ना, क्या था हमारे पास, लीड नाइट्रेट था और पोटासियम आयोडाइड था। तो मान लीजिए कि ये मेरे पास क्या है, पोटासियम आयोडाइड है। ठीक है, पोटासियम आयोडाइड है और उसके बाद मेरे पास क्या है, लीड नाइट्रेट है। ठीक है, याद रखिएगा केमिकल इक्वेशन लिखिएगा एग्जाम में तो हमेशा बैलेंस करके लिखिएगा। ठीक है ना, हमेशा बैलेंस करना है, और ये सॉलिड लिक्विड गैस लिखना है, यानी कि फिजिकल स्टेट को बताना है। तो ये बात याद रखना है। ठीक है, तो जब ऐसा हम लोग कर रहे थे तो वहां पे क्या हो रहा था, वहां पे बन रहा था पोटासियम आयोडाइड। ठीक है, यानी कि PbI बन रहा था, और पोटासियम नाइट्रेट यानी कि KNO3, और ये जो PbI है यानी कि जो पोटासियम आयोडाइड है इसका येलो प्रेसिपिटेट बन रहा था, येलो PPT बन रहा था। ठीक है ना, तो देखिए इस तरीके से हमको लिखना है। तो इस तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन को क्या कर लिए, कंप्लीट कर लिए। तो हमें कुछ नहीं करना था, हमें ऐसे केमिकल इक्वेशन के बारे में लिखना था जिसमें कलर चेंज हो रहा था, जिसमें टेम्परेचर चेंज हो रहा था, और जिसमें प्रेसिपिटेट बन रहा था। ठीक है, चलिए तो ये हम लोग कर लिए। अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि डिफाइन अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन को डिफाइन कर दो। ठीक है, हाउ कैन वी से दैट, हम कैसे बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, ठीक है, ब्लैकनिंग ऑफ सिल्वर ब्रोमाइड व्हेन एक्सपोज्ड इन सनलाइट आर डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है ना, मतलब आपको सबसे पहले मतलब ये दो क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है ना, मेंशन द टाइप ऑफ एनर्जी इन्वॉल्व इन ईच केस।
ठीक है, देखिए 3 क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। अगर आप ए नंबर, यानी कि इसमें 2 क्वेश्चन है, जिसमें अगर हम ए नंबर का बात करें, ठीक है ना, तो ए नंबर में 3 क्वेश्चन पूछ रहा है, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि भाई साहब डीकंपोजिशन रिएक्शन क्या होता है, तुम हमको ये बता दो, ठीक है ना, यानी कि डिफाइन डीकंपोजिशन रिएक्शन, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम तो आपको पढ़ा चुके हैं, आप यहाँ पे क्या करोगे, डिफिनेशन लिख दोगे, ठीक है ना। द रिएक्शन इन विच अ सिंगल सब्सटेंस डिकम्पोजेस टू फॉर्म मोर देन वन प्रोडक्ट, ठीक है ना, यानी कि वैसा रिएक्शन जिसमें एक पदार्थ टूट करके 2 या 2 से अधिक नए पदार्थ बनाते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। तो आप उसमें क्या करोगे, डिफिनेशन लिख दोगे, ठीक है, पहला बात हो गया। दूसरा बात ये कह रहा है कि देखो जो वाटर टूटता है, यानी कि जो इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर है, ठीक है, जो इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर है, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ क्या है, वाटर है, ठीक है। और दूसरा नंबर जो कह रहा है, ठीक है, कि जब आप सिल्वर ब्रोमाइड, यानी कि जब AgBr को आप लोग रखोगे सनलाइट में, तो ये क्या हो जाएगा, ब्लैक हो जाएगा, ठीक है ना। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि ये दोनों है, ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, आप ये कैसे कह सकते हो, आप ये कैसे कहोगे कि ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। पहले तो डिकम्पोजिशन का डेफिनेशन लिखना था, फिर आपसे पूछ रहा है कि तुम बताओ ये दोनों को तुम डिकम्पोजिशन क्यों कह रहे हो, ठीक है ना। दूसरा, तीसरा बात क्वेश्चन पूछ रहा है कि ये दोनों अगर डिकम्पोजिशन है, चलो मान लिए कि डिकम्पोजिशन है, तो इस दोनों को डिकम्पोज करने के लिए जो एनर्जी लगा है सो बताओ, ठीक है ना। तो हम तीसरा पार्ट तो इजीली बना देंगे कि भाई चलो पहला वाला में क्या लगा है, इलेक्ट्रिसिटी लगा है, यानी कि इसमें जो एनर्जी का सोर्स है क्या है, इलेक्ट्रिसिटी है, और जो दूसरा है इसमें क्या है, सनलाइट है, ठीक है ना, यानी कि इसमें सनलाइट क्या है, एनर्जी का सोर्स है। तो थर्ड पार्ट बन गया। अब हमसे पूछ रहा है कि इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर क्यों है एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, तो आप कहोगे कि जब H2O से इलेक्ट्रिसिटी पास किया जाता है तो ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन में डिकम्पोज हो जाता है, इसीलिए क्या है, डिकम्पोजिशन है। उसी तरीके से जब AgBr को रखा जाता है सनलाइट में, तो ये Ag और Br में क्या हो जाता है, टूट जाता है, जिसके कारण ये ब्लैक होता है, ठीक है, यानी कि ये क्या है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा था, ये हम पहला क्वेश्चन का बात कर लिए, इसका बात कर लिए। अब सेकंड नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है द टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच कैल्शियम ऑक्साइड इज फॉर्म्ड, ठीक है, और दूसरा हम कह रहा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज फॉर्म्ड आर अपोजिट रिएक्शंस टू जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट विद द हेल्प ऑफ केमिकल इक्वेशन, ठीक है। देखिए क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन कह रहा है कि भाई साहब तुम्हारे पास 2 रिएक्शन है, ठीक है ना, तुम्हारे पास क्या है, 2 रिएक्शन है, जिसमें पहला में कैल्शियम ऑक्साइड बनता है और दूसरा में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, और कह रहा है कि ये दोनों अपोजिट है, ये तुम हमको इक्वेशन के द्वारा जस्टिफाई करके दिखाओ, ठीक है ना। तो जो पहला रिएक्शन है उसमें क्या हो रहा है, कैल्शियम ऑक्साइड बन रहा है, तो कैल्शियम ऑक्साइड कैसे बनेगा, तो भाई साहब CaCO3 होता है, जब आप इसको हीट करोगे तो क्या बनेगा, CaO बनेगा और CO2 बनेगा, ठीक है ना। देखो ये होने वाला है, ठीक है। तो पहला ये रिएक्शन है जिसमें कैल्शियम ऑक्साइड बन रहा है, ठीक है, तो ये जो रिएक्शन हो गया, ये हो गया एंडोथर्मिक, क्या हो गया, एंडोथर्मिक, क्योंकि इसमें हीट की जरूरत है। लेकिन जो दूसरा रिएक्शन है उसमें कह रहा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन रहा है, तो इसमें क्या होता है, CaO जब वाटर के साथ रिएक्शन करता है तब क्या बनेगा, CaOH का हॉल्ट वाइज बनेगा, और साथ ही साथ बहुत ज्यादा हीट भी बनेगा, यानी कि ये एंडोथर्मिक रिएक्शन, सॉरी ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। कैसा रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, क्योंकि इसमें बहुत ही ज्यादा हीट बन रहा है, ठीक है। तो देखिए आपको क्वेश्चन कह रहा था जो पहला और दूसरा रिएक्शन है, ठीक है, जिसमें कैल्शियम ऑक्साइड बनता है और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, वो दोनों उल्टा है, एक दूसरे का अपोजिट है, जस्टिफाई करो, तो देखो भाई हम जस्टिफाई कर दिए, ठीक है, ये एंडो है तो ये एक्सो है, यानी कि सीधा उल्टा है, इसमें हीट बनता है तो इसमें हीट जरूरत होता है, ठीक है ना। तो हम जस्टिफाई कर दिए, और इक्वेशन के द्वारा जस्टिफाई कर दिए कि भाई ये दोनों क्या है, एक दूसरे का अपोजिट है, ठीक है ना। तो ये हमसे क्वेश्चन पूछ रहा था, तो क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना है और फिर दिमाग लगाना है कि इसको हम कितना बढ़िया से आंसर लिख सकते हैं, ठीक है। उसके लिए प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपको, क्वेश्चन का प्रैक्टिस कीजिए, लैंग्वेज लिखिए, ठीक है ना। फिर टॉपर्स का जो आंसर राइटिंग होता है उसे मैच कीजिए कि मेरा आंसर और टॉपर के आंसर में क्या अंतर है। जब आप ऐसा करोगे तो आप आंसर राइटिंग सीखोगे, आंसर राइटिंग सीखोगे, आपको ढंग का नंबर मिलेगा, ठीक है। चलिए तो ये हम लोग पढ़ लिए। अगला हमारा क्या क्वेश्चन है, ठीक है ना, अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो है, कह रहा है कि भाई इसेंशियल कंडीशंस का बारे में बताओ, यानी कि राइट इसेंशियल कंडीशंस, इसेंशियल कंडीशंस को लिखो जो इस रिएक्शन के लिए जरूरी है, ठीक है ना, और उसका नाम लिखना है, ठीक है ना। राइट द इसेंशियल कंडीशंस फॉर द फॉलोइंग रिएक्शंस टू टेक प्लेस एंड नेम इट्स टाइप्स, ठीक है ना। मतलब ये जो रिएक्शंस हो रहा है, ये जो रिएक्शन हो रहा है, ठीक है ना, ए नंबर में जो रिएक्शन हो रहा है, ठीक है, इसके लिए क्या कंडीशन चाहिए और इस रिएक्शन का क्या नाम होगा। तो अगर मान लो कि हम पहला नंबर ए नंबर का बात करें, ठीक है, तो ए में क्या हो रहा है भाई साहब, हमारे पास AgCl है, ठीक है, और ये टूट रहा है Ag और Cl2 में, ठीक है ना। तो यहां पर क्या होगा,
Ag और Cl2 में टूट रहा है, ठीक है। तो ये कब टूटेगा? जब आप इसको लाइट दोगे। क्या दोगे? लाइट दोगे, ठीक है ना। हम जानते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन, और अगर हमसे कोई रिएक्शन का नाम पूछ देगा तो हम क्या कहेंगे? ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। क्या है ये? डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। तो ये नाम भी बता दिए, और क्या कंडीशन चाहिए? तो लाइट चाहिए, ठीक है। यानी कि अगर हमसे पूछेगा कि भाई साहब इसेंशियल कंडीशन क्या है, तो प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सनलाइट होना चाहिए, ठीक है। तो ये देखिए हो गया। अगर हम बी नंबर का बात करें, यानी कि अगर हम सवाल नंबर बी का बात करें, ठीक है, अगर हम क्वेश्चन नंबर बी के बारे में बात करें तो क्या होने वाला है, ठीक है। तो बी नंबर क्वेश्चन कर रहा है कंप्लीट द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन, ठीक है भाई। ये जो है ना FeSO4, इसको कंप्लीट करना है। तो FeSO4 जब टूटता है, और हम जानते हैं ये टूटेगा कब? जब उसको हीट करोगे, यानी कि डिकम्पोजिशन बाय हीट है, ठीक है। तो क्या बनेगा? Fe2O3 बनेगा, उसके बाद SO2 बनता है, और उसके बाद SO3 बनता है। तो देखिए ये भी रिएक्शन हम आपको पढ़ाए हुए थे, ठीक है ना। तो रिएक्शन डायरेक्ट आपको याद होना चाहिए। उस कैसे याद होगा? प्रैक्टिस करना है, याद कीजिए, लिख लिख करके याद कीजिए, लिख लिख करके याद कीजिए, तब जाकर कुछ होने वाला है। यानी कि यहाँ पे क्या होगा? तो SO2 होगा, और यहाँ पे क्या होगा? तो SO3 होगा, ठीक है। तो बाकी आप बैलेंस कर लीजिएगा। तो देखिए इस तरीके से, ठीक है ना। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, बाकी क्वेश्चन हम लोग अगले दिन करेंगे, ठीक है ना। ये हमसे क्या क्वेश्चन पूछ रहा है? ये एजर्सन रीजन टाइप क्वेश्चन है, ठीक है ना। एजर्सन रीजन, देखिए एजर्सन क्या कह रहा है? कह रहा है द रिएक्शन ऑफ क्विकलाइम विथ वाटर इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। हाँ भाई साहब, हम तो ये जानते करते हैं, अभी तो दो तीन बार तो पढ़ लिए, ठीक है ना, कि जो क्विकलाइम होता है यानी कैल्शियम ऑक्साइड होता है, जब ये वाटर के साथ रिएक्शन करता है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, और साथ ही साथ बहुत ही बड़ी मात्रा में हीट बनता है, यानी कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। यानी कि ऑप्शन ए, यानी कि जो एजर्सन है ये क्या है? ये ट्रू है, ठीक है। अब देखो ये एक्सोथर्मिक क्यों है? तो ये कह रहा है कि क्विकलाइम वाटर के साथ रिएक्ट करता है और लार्ज अमाउंट ऑफ हीट बनाता है, इसीलिए क्या है? एक्सोथर्मिक है। तो देखो पहला में बता रहा था एक्सोथर्मिक है, जो सही बात था। दूसरा में एक्सोथर्मिक क्यों है, सो बता दिया क्यों है, क्योंकि ये हीट बनाता है, ठीक है ना। यानी कि एजर्सन तो ट्रू है, साथ और जो रीजन है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि बोथ एजर्सन और रीजन सही है, ठीक है। और रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एजर्सन, ठीक है ना। तो देखिए यहां पर ऑप्शन हमारा जो ए है वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो एजर्सन रीजन इस टाइप से बनता है, ठीक है ना। बाकी अगले दिन हम लोग और टफ लेवल क्वेश्चन करेंगे। ये जितना भी क्वेश्चन था ये सब सीबीएसई बोर्ड का क्वेश्चन था, और बहुत आसान पूछता है सीबीएसई, ठीक है। बहुत ज्यादा उसमें दिमाग नहीं लगाना रहता है, ठीक है। अब कोई टीचर आकर के फेंक के चला जाएगा ये है वो, कुछ नहीं भाई, बहुत नॉर्मल है, ठीक है ना। कॉम्पिटेंसी लेवल का हम लोग कल क्वेश्चन करेंगे, आपको उसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। बाकी अगर आपको अच्छा लग रहा है तो डेली हमारा वीडियो देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाकी धन्यवाद।